नमस्कार अगेन एक नए टॉपिक के साथ अपन दोबारा शुरुआत कर रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब देखो इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन उसके पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करेंगे। किसके ऊपर? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर अपन बेटा क्या करते हैं, यानी चाहे फोर्स हो चाहे वेव्स हो, अपन दो या दो से अधिक वेव्स, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइट की, तो लाइट वेव्स क्या हो रही है, दो या दो से अधिक वेव्स आ रही हैं, वो क्या हो रही है एक दूसरे पे सुपरपोज हो रही है, यानी एक दूसरे के ऊपर मिल रही है। मिलने के बाद में उनकी फाइनल जो इंटेंसिटी है वो क्या रहती है, उसी के ऊपर अपन क्या है थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। सपोज करो कि अपनी वेव कैसे आ रही है, ये इस तरह से वेव आ रही है, ठीक है, एक वेव इसके अंदर सेम इसी फेज में आ रही है इस तरह से, है ना। तो दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो अपन फाइनल वेव देखेंगे उसका एम्पलीट्यूड क्या है, बढ़ चुका है भाई। ये क्या है, जैसे सपोज करो ये A1 एम्पलीट्यूड है और ये क्या है भाई A2, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल एम्पलीट्यूड आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, A1 प्लस A2, यानी आपकी जो वॉइस है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, बढ़ चुका है। अपन ने दोनों को ऐड कर दिया, तो अपन इसको अपन क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस कंडीशन को। दूसरी कंडीशन में अपन क्या देखेंगे कि यानी एक वेव अपने पास आ रही है इस फॉर्म में, ये आपको दिख रहा है, और एक जस्ट इसके क्या है अपोजिट आ रही है, यानी नीचे से स्टार्ट हो रही है और ये इस तरह से आ रही है। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, तो ऐड करने में रिजल्ट क्या आ रहा है, यदि इन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है ना, तो एक दूसरे को प्लस माइनस क्या कर देंगे भाई, कैंसिल कर देंगे, तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। कहने का मतलब है कि इंटेंसिटी यहाँ पे तो क्या आएगी, मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या आएगी आपकी मिनिमम, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन ने क्या देखा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि यानी टोटल जो डिस्प्लेसमेंट लिखना है कोई भी वेव का, तो उसके अंदर क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3, 3 है या फिर n है, तो अपन सभी वेव्स का क्या है ऐड कर देंगे। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या कहेंगे, व्हेन टू या मोर वेव्स आर कम in same direction and superpose on each other, then the final velocity, final जो wave आएगी उसकी जो displacement equation is the sum of each displacement of wave। सभी को अपन ऐड करके अपन क्या है बताएंगे। तो ये तो है थोड़ा सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखो इंटरफेरेंस क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इंटरफेरेंस के अंदर भी यही कंडीशन होगी कि यहाँ पे अपन क्या है दो या दो से अधिक वेव क्या कर रही है, एक ही डायरेक्शन में चलते हुए एक दूसरे पे क्या हो रही है, सुपरपोज हो रही हैं। तो सुपरपोज होते समय कुछ जगह तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम, और कुछ जगह इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम, है ना। तो इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हेन टू और मोर वेव्स आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन विद सेम फेज डिफरेंस, then they superpose on each other, then the intensity is maximum some place and minimum another place. This phenomena is called interference of light, करेक्ट है। तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली। तो इतने इसके अंदर भी दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो आएगा कंस्ट्रक्टिव और एक आएगा डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव में अपन क्या देखेंगे कि आपकी जो वेव है उसके अंदर सेम फेज में आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अपन देख रहे हैं दोनों सेम फेज में चल रही थी, तो यहाँ पे इनका जो फाइनल जो एम्पलीट्यूड दिख रहा है वो क्या है, A1 प्लस A2 दिख रहा है। तो यहाँ पे अपन इसको क्या बोल सकते हैं भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर अपन क्या है देख रहे हैं कि इंटेंसिटी क्या आ रही है आपकी, मैक्सिमम। ये तो आ गई कंस्ट्रक्टिव की। और ये यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, दोनों वेव क्या आ रही हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो ये क्या आ जाएगा भाई, डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों इंटरफेरेंस हो गए। अब देखो यहाँ पे तो आपको क्या है, लाइट वेव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो अपने को क्या है, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। कैसे बनेगी भाई, ब्राइट
ब्राइट फ्रिंज, और यहाँ पे कैसी बनेगी भाई, डार्क। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो इंटेंसिटी क्या है, यहाँ पे तो जीरो हो रही है और यहाँ पे इंटेंसिटी यानी एम्पलीट्यूड आपका क्या रहा है, मैक्सिमम। तो अपन यहाँ पे दोनों ही कंडीशन को आपको याद रखना है कि जब यानी यहाँ पे जो फेज है, फेज डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए, आपका जो पाई वैल्यू आ रही है उसका क्या है, इवन नंबर होना चाहिए, 2n पाई। अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई, 2n पाई इस कंडीशन में होना चाहिए, या फिर इसके लिए क्या बोल सकते हैं, 2n+1। ठीक है, तो अपन यहाँ पे दो कंडीशन आपको क्या है बेसिकली याद रखनी है, छोटी सी बात है। और इसके बाद में अपन यहाँ पे इंटरफेरेंस में क्या देखेंगे कि इंटरफेरेंस के अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, कंस्ट्रक्टिव में तो मैक्सिमम हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, मिनिमम। तो अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस है कौन सा फिनोमेना, आपका इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस है, उसके अंदर एनर्जी का सेपरेशन हो रहा है, एक जगह तो क्या हो रही है, मैक्सिमम, और दूसरी जगह क्या हो रही है आपकी, मिनिमम। इस बात को आपको क्या है ध्यान में रखना है, करेक्ट है। इसके अलावा आपको दो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इन दोनों इंटरफेरेंस के अंदर भी आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट है, ओके। अब देखो एक आपको दो वर्ड और इस्तेमाल होंगे इंटरफेरेंस के अंदर, वो है इनकोहेरेंट और कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इनकोहेरेंट की, यानी अपन ने क्या है, एक बल्ब ले लिया 10 वाट का, एक दूसरा बल्ब ले रखा है, तो दोनों अपन से जो लाइट इमिट हो रही है उनकी जो वेव्स आ रही है वो क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, चेंज हो रही है। यानी अपन क्या देख रहे हैं, उनकी जो फेज है वो फेज क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इंटरफेरेंस का फिनोमेना नहीं होगा। उसके लिए पहली कंडीशन है कि फेज डिफरेंस या तो होना ही नहीं चाहिए, हो रहा है तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ अपन देखेंगे। तो इनकोहेरेंट सोर्स किसको बोलेंगे, यानी वो लाइट सोर्स जिनसे इमिट होने वाली वेव्स का फेज डिफरेंस टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट नहीं है, यानी चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उस फिनोमेना को अपन क्या, उस लाइट सोर्स को अपन क्या बोलेंगे, इनकोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स किसको बोलेंगे, यानी वो लाइट सोर्स जिसके अंदर क्या है कि लाइट वेव इमिट हो रही है और उनका फेज डिफरेंस या तो जीरो है या फिर टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है। तो उस टाइम पे अपन उसको क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी अपन क्या करें, एक लाइट बल्ब लेकर उसी से अपन क्या है, दो लाइट सोर्स बना लेते हैं, तो वो जो लाइट इमिट होगा वो सेम फेज में होगा। तो उसको उस टाइम पे उन दोनों स्लिट से निकलने वाली जो लाइट है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कोहेरेंट सोर्स बोल सकते हैं, है ना। तो लाइट सोर्स के अंदर ये चीजें ध्यान में रखनी है। इंटरफेरेंस फिनोमेना कर रहे हैं तो अपने को कोहेरेंट सोर्स का होना जरूरी है, करेक्ट है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स को आपको ध्यान में रखते हुए इंटरफेरेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। हाँ बेटा, अब देखो अपन मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर करने से पहले अपन क्या है, दो वेव्स को इमेजिन कर रहे हैं। तो उन दो वेव्स की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो अपन लिखने जा रहे हैं। तो y1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, a1 sin ओमेगा t, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड वाली को क्या लिखेंगे, y2 इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t प्लस फाई कोई फेज डिफरेंस है उसको अपन ने साथ में मेंशन कर लिया। अब अपन ने क्या पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या पढ़ा था भाई, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी कैन राइट द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t और a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, करेक्ट है। इन दोनों को अपन ने ऐड कर दिया। अब ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लग सकता है। तो साइन a प्लस बी यहाँ पे अपन देखेंगे तो क्या आएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन, देखो यहाँ से मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से अपन करने के बाद में अपन दोबारा इसको रीअरेंज करें तो ओमेगा टी और ये ओमेगा टी कॉमन ले रहा हूँ मैं भाई, तो a1 प्लस a2 कोस फाई, है ना। तो ये किसके, साइन ओमेगा टी क्या आ गया आपके पास, कॉमन, प्लस a2
कोस ओमेगा टी और ये साइन फाई, ये अलग से लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे रख दिया, ये टोटल वाई की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लेट ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है फाई वाला सिस्टम, यहाँ पे इसको और इसको अपन अलग से क्या है वैल्यू मानेंगे, क्या लिखेंगे, लेट क्या लिखेंगे, a1 प्लस a2 कोस फाई, ठीक है। इसको मैं ले रहा हूँ भाई किसके बराबर, r कोस थीटा। यहाँ पे दूसरी जो वैल्यू है a2 साइन फाई, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, r साइन थीटा, r साइन थीटा, ये दोनों वैल्यू लिख रही। अब लिखने के बाद में देखो अपन क्या करने जा रहे हैं, जैसे इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं और इसको 4 एंड इसको 5, 4 और 5 की वैल्यू दोनों अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फाइनल जो इक्वेशन आएगी क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो y की जो फाइनल इक्वेशन आएगी बेटा वो क्या आ जाएगी, a कोस, तो अपन क्या लिखेंगे, r कोस थीटा और यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस r यहाँ पे कोस ओमेगा टी और साइन थीटा। अपन y की जगह r को कॉमन ले लें और ये वापस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है भाई। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला आ गया इसको अपन क्या है इक्वेशन नंबर 6 दे सकते हैं। तो 6 से अपन क्या है फाइनल जो वेव आई है उसकी जो वेव इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये अपनी क्या आ गई फाइनल इक्वेशन आ गई। जो रिजल्टेंट वेव आई है उसकी इक्वेशन अपने पास आ गई भाई। अब देखो इस इक्वेशन में अपना r क्या है, एम्पलीट्यूड है ना, और थीटा क्या है, फेज डिफरेंस। तो अपन यहाँ पे r की और इसकी सभी की वैल्यू निकालेंगे। तो उस वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, तो यानी r जो एम्पलीट्यूड है उसको अपन निकाल रहे हैं भाई। एम्पलीट्यूड r को कैसे निकाल सकते हैं, एक ही तरीका है, 4 का और 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, a1 प्लस a2 कोस फाई, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई इसका स्क्वायर इक्वस टू, देखो इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, r स्क्वायर। यहाँ से अपन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कोस फाई प्लस 2a1 a2 कोस फाई प्लस a2 साइन फाई, ठीक है। इन सभी के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा आपके, कोई दिक्कत नहीं, इसके भी स्क्वायर लगेगा इक्वस टू r स्क्वायर। यहाँ से देखो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होंगे तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई इक्वस टू आपके पास r स्क्वायर आ जाएगा। तो r जो वैल्यू आ गई वो क्या लिख सकते हो, अंडर रूट के अंदर ये पूरी वैल्यू अपन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। तो ये आपके पास क्या आ गया भाई, फाइनल आपका एम्पलीट्यूड आ गया है। इसको इक्वेशन नंबर 7 बोल सकते हैं। तो 7 इक्वेशन से अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, a1 a2 क्या आ रहा है, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 कोस फाई, ये आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, फाइनल आ रही है। तो इसको अपन क्या है, क्या बोल सकते हैं, फाइनल रिजल्टेंट या एम्पलीट्यूड वेव का। ओके हाँ बेटा, अब देखो ये तो अपना एम्पलीट्यूड आ गया। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ये r की तो निकाली, अब थीटा की वैल्यू और निकालें। तो थीटा की वैल्यू एक ही तरीके से आ सकती है, वो क्या है, 5 को इक्वेशन को डिवाइड कर दें, 5 डिवाइडेड बाई 4। तो 5 इक्वेशन को डिवाइड करो भाई 4 से, तो डिवाइड करेंगे तो देखो वहाँ पे साइन अपॉन कोस 10 बन जाएगा। राइट साइड में देखो टेन थीटा इक्वस टू अपन क्या लिख सकते हैं, 8 साइन फाई अपॉन क्या लिखेंगे, a1 प्लस a2 कोस फाई लिख सकता हूँ भाई। यहाँ से अपन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वस टू टेन इनवर्स क्या लिखेंगे, a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई, करेक्ट है। तो ये अपना क्या आ गया भाई, फाइनल फेज आ गया। यानी जो थीटा की वैल्यू आ रही थी फाइनल के अंदर, ये जो थीटा दिख रहा है इसकी वैल्यू अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जिसको अपन क्या है इक्वेशन नंबर 8 बोल सकते हैं।
ठीक है। अब ये तो हो गया अपना थीटा। अब अपने को निकालनी हुई एक इंटेंसिटी, क्या निकालनी है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटेंसिटी के लिए देखो इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके भाई, एम्पलीट्यूड के, किसके, एम्पलीट्यूड के। तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की, तो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन ये रही। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कोई कांस्टेंट लगा दिया और ये आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई के आपका क्या है, कांस्टेंट है, और आर की वैल्यू वो लिखी पड़ी, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर लिखा पड़ा, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई, ठीक है। ये अपन ने वैल्यू पुटअप कर दी। पुटअप करने के बाद में अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई के को इसके अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं भाई। तो के a1 का स्क्वायर के a2 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट के a1 लिख रहा हूँ और अंडर रूट के a2 लिख रहा हूँ और cos फाई भाई, ठीक है। अब ये देखो के a1 आपको देख पा रहे हो, के a1 क्या दिख रहा है, पहली वेव की इंटेंसिटी को शो कर रहा है, यानी यहाँ पे के a1 को क्या शो कर रहा है, I1 को शो कर रहा है। तो I1 को अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसी तरह से के a2 किसको शो करेगा, आपकी सेकेंड वेव की इंटेंसिटी को। क्यों, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है कि I इक्वल्स टू क्या पढ़ा था भाई, के आर स्क्वायर, ठीक है। तो अपन ये वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं। देखो थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लीजिए। इसको देखो अपन क्या लिखेंगे, आई इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ I1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। के आर स्क्वायर लिखा है, के a1 स्क्वायर, इसका मतलब पहली वेव की इंटेंसिटी। सेकंड क्या लिखेंगे, I2। फिर क्या लिखेंगे भाई, 2 अंडर रूट I1 I2, क्या लिखेंगे बेटा, 2 अंडर रूट I1 I2, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, cos फाई। तो अपनी फाइनल जो आई की इक्वेशन आई है वो क्या आ गई, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, करेक्ट है। अब यहाँ पे ये तो अपनी क्या आ गई, फाइनल इंटेंसिटी, जिसको अपन इक्वेशन नंबर 9 बोल सकते हैं। अब इसके ऊपर अपन दो तरह के कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़े थे। उसके अंदर मैंने क्या कहा था कि फाई की जो वैल्यू है वो 0 और 2 पाई 4 पाई ये सभी क्या हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा भी आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सपोज करो 0 में वैल्यू रख रहा हूँ, cos 0 का मान कितना होता है 1। तो अपन यहाँ पे i की जो वैल्यू देखेंगे वो कितने आ जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, राइट। तो अपन यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट I1 I2 का होल स्क्वायर। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, दैट इज मैक्सिमम। तो इंटेंसिटी आपकी क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगी भाई, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। इसी तरह से सेकंड कंडीशन अपन करने जा रहे हैं, फर्स्ट हो गई, ये सेकंड डिस्ट्रक्टिव के लिए करने जा रहे हैं। तो फाई की वैल्यू मेरे को क्या लेनी है, पाई आपकी 3 पाई 5 पाई यानी ओड नंबर में आपको लेनी है। तो उस टाइम पे फेज डिफरेंस क्या हो गया, जस्ट अपोजिट, यानी पाई का डिफरेंस रहेगा। तो अपन यहाँ पे कोस पाई की जो वैल्यू है जानते हैं वो कितनी होती है, -1, -1 यहाँ पे रखेंगे तो माइनस साइन का आगे आ जाएगा। तो आई की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 रूट में है भैया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू अंडर रूट I1 माइनस का अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू देख पा रहे हो, ये क्या आ रही है, मिनिमम, क्या आ रही है भाई, मिनिमम। तो यहाँ पे क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी, साफ साफ दिख रहा है कि यानी जहाँ पे इंटेंसिटी आपकी मिनिमम आ रही है वहाँ पे कैसी फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी, करेक्ट है। तो इस चीज़ को आपको क्या है ध्यान में रखना है, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, ये दोनों कंडीशन अपन ने फाइंड आउट कर ली। अब इसको थोड़ा सा एक कंडीशन और ले लेते हैं अपन। एक कंडीशन में क्या करेंगे वो देखो, थोड़ा सा यदि दोनों की इंटेंसिटी इक्वल हो तो उस टाइम पे अपन क्या किस तरह से शो करेंगे, तो यानी I1 और I2 दोनों क्या कर लें, सेम वैल्यू ले लें दोनों की, है ना। तो ये कंडीशन अपन यहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो देखो इस साइड में अपन थोड़ा सा डिस्कस और कर लें, क्या लिखेंगे थर्ड कंडीशन में, इफ़ I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0, है ना। तो I मैक्सिमम कितना आएगा,
आई मैक्सिमम, देखो आई नोट प्लस आई नोट क्या लिख सकते हो भाई, अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट आई नोट, ठीक है। इसका क्या है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलो तो अपने पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 4 आई नोट, कितनी आएगी 4 आई नोट। इसी तरह से आई मिनिमम कितना आ जाएगा, वो आएगा 0। क्यों, क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी क्या हो गई, इक्वल हो गई, इक्वल होते ही इंटेंसिटी क्या आ गई 0। तो मैक्सिमम तो आपको याद रखनी है 4 आई नोट और मिनिमम कितनी आएगी 0, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक ग्राफ खींचें तो ग्राफ को आपको किस तरह से ध्यान में रखना है, जैसे ये अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपन ने दोनों ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ भाई इंटेंसिटी आई और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपका फेज डिफरेंस, जैसे पाई या आपका कितना आएगा 2 पाई। तो ग्राफ किस तरह से आएगा, देखो ग्राफ अपना ऊपर से चलेगा, यानी मैक्सिमम 0 के ऊपर अपनी क्या है इंटेंसिटी क्या है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 4 आई नोट, सपोज करो ये 4 आई नोट इस तरह से ग्राफ आ रहा है, ठीक है, और इस तरह से ये ग्राफ चलेगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी अपन इसी तरह से ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे पॉइंट पाई लिख दिया, तो यहाँ पे अपन मैक्सिमम 2 पाई के ऊपर होगा बेटा, मिनिमम 3 पाई के ऊपर होगा, इस तरह से 4 पाई पे मैक्सिमम हो जाएगा। इसी तरह से माइनस पाई इधर लिख सकते हैं, ये -2 पाई आ सकता है, ये -3 पाई आ सकता है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कितनी है बेटा 4 आई नोट, ठीक है। इसका जो एवरेज वैल्यू पूछ सकता है तो एवरेज 0 और मैक्सिमम, देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि इंटरफेरेंस है वो किसको शो कर रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन को। एनर्जी कंजर्वेशन रूल लागू है और एनर्जी का यहाँ पे क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू ग्राफ भी देख पा रहे हो इंटेंसिटी आपकी 0 पे 2 पाई पे तो हो रही है मैक्सिमम और पाई 3 पाई इन सभी के ऊपर क्या हो रही है मिनिमम। तो एनर्जी यानी एक जगह तो मैक्सिमम ज़्यादा हो गई और एक जगह क्या हो गई आपकी कम हो गई। तो ये चीज़ किसको शो कर रही है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एवरेज जो वैल्यू निकालेंगे, जो मैंने डॉटेड लाइन लिखी है इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 आई नोट, है ना। तो ये आपका क्या है एक छोटा सा फिनोमेना था इंटरफेरेंस। लाइक जरूर कीजिए, इतनी सारी मेहनत की आपके लिए, थैंक्स।